नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हमारे वीकेंड स्पेशल एपिसोड फॉलोअप के एक और ताज़ा तरीन वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी डेथ मिस्ट्री या यूं कहे एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जो अब तक मिस्ट्री ही है, यानी जिस मामले को सुलझाना संभव नहीं हुआ है। ये मर्डर मिस्ट्री है एक उदयीमान यानी उभरते हुए टीवी एंकर की, जिसका नाम था सलमा सुल्ताना। सलमा सुल्ताना का ताल्लुक छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से है, जहां से वो आज से कोई 5 साल पहले बेहद रहस्यमयी तरीके से अपने घर से गायब हो गई थी। और फिर ऐसे गायब हो गई कि फिर किसी को ढूंढे नहीं मिली। 5 सालों तक पुलिस लगातार उसकी तलाश करती रही। घर वाले दर दर की ठोकर खाते रहे, भटकते रहे। पुलिस थाने से लेकर तमाम नाते रिश्तेदार, दोस्त यार, सारी कोशिशें बेकार चली गई। अब 5 साल बाद जब पुलिस ने इस मामले को री इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया है, रिविजिट करने का फैसला किया है, तो इस मामले में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। क्या हैं वो तथ्य? कौन थी सलमा सुल्ताना? कहां से उसकी शुरुआत हुई? और मौत की बात क्यों सामने आई? क्या लाश बरामद हुई है, नहीं हुई है? इन तमाम पहलुओं पर एक एक करके रोशनी डालेंगे, सारी कहानी आपको तफसील से बताएंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और आइए अब शुरुआत करते हैं। सलमा सुल्ताना की उम्र जब वो गायब हुई तकरीबन 24 साल की थी, यानी बिल्कुल नए उम्र की लड़की थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत और बेहद टैलेंटेड थी। जब वो स्क्रीन पर आती थी तो उसका जो स्क्रीन प्रेजेंस है उसे देखकर लोग जो है कुछ देर के लिए ठहरते थे और वो खबर जो भी बताती थी लोग उसे सुनते थे। कोरबा में लोकल टीवी चैनल में छत्तीसगढ़ में उसने बहुत कम वक्त में अपना काफ़ी नाम कमाया और वो कुछ इतनी टैलेंटेड थी कि उसके मुंबई जाने और मुंबई जाकर अपने करियर को और ग्रो करने के चर्चे भी होने लगे। लेकिन इसी बीच अक्टूबर 2018 यानी अक्टूबर 2018 को एक रोज़ वो अपने घर से गायब हो गई। अपने घर से काम के लिए निकली थी, लेकिन इसके बाद लौट कर नहीं आई। बताते हैं कि वो कोरबा में ही महाराणा प्रताप नगर नाम की एक जगह है, जहाँ पर वो किराए के मकान में अकेली रहती थी। उसके माता पिता कहाँ रहते हैं फ़िलहाल इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि सलमा का एक भाई भी है जो अलग रहता था और सलमा की कुछ बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर अपना करियर परसू करने वाली, अपने करियर को फॉलो करने वाली एक इंडिपेंडेंट लड़की जो अकेली रहती थी और कम वक्त में अपने काम से शहर के ऊपर अपनी छाप छोड़ रही थी, वो लड़की अचानक अपने घर से गायब हो गई। इसके बाद घर वालों ने सलमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। और जैसा कि आपको पता है, आम तौर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट को लेकर पुलिस का रवैया हमारे देश में ढीला ढाला ही रहता है। मैं अक्सर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस वालों की कोशिशों की बड़ी तारीफ़ करता हूं, लेकिन एक बात मैं बताना और कहना चाहता हूं, वो ये कि पुलिस वाले गुमशुदा लोगों को ढूंढने के मामले में थोड़े लापरवाह होते हैं, या शायद वो उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी गंभीरता से वो मर्डर या रेप जैसे किसी हीनियस ऑफेंस को क्रैक करने के लिए लेते हैं। तो बहरहाल सलमा की गुमशुदगी का मामला भी वक्त के साथ जो है वो फाइलों में दब कर रह गया और धूल खाता रहा। और सलमा की गुमशुदगी एक ऐसी पहेली बन गई कि आज तक कोई उसके बारे में नहीं जानता है। इस बीच कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो वाकई चौंकाते हैं। सबसे पहला और अहम तथ्य तो यही है कि सलमा गायब तो हुई अक्टूबर 2018 को, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई जनवरी 2019 में, यानी 2 से 3 महीने बाद। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हाँ मतलब 3 महीने, क्या उससे भी ज़्यादा, तो 3 महीने बाद जो है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। घर वालों ने इतने दिनों का वक्त क्यों लिया गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने में, ये भी अपने आप में एक राज है। इस सवाल का जवाब भी पुलिस को ढूंढना है और जब तक पब्लिक फोरम में ये सारी बातें, इनका उत्तर नहीं मिलता है, तब तक ये पहेली अनसुलझी है। इसी बीच मैं आपको बताऊं कि कोरबा की पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस जब अपने इलाके में इस तरह के मामले, जिन्हें कोल्ड केसेस कहते हैं, उस तरह के मामलों को री इन्वेस्टिगेट करने का फैसला कर रही थी, तो फिर शहर के जो सिटी एसपी हैं जिनका नाम है रॉबिन्सन गुड़िया, उनके टेबल पर सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी की फाइल पहुंची और आईपीएस रॉबिन्सन गुड़िया ने इस मामले को बेहद संजीदगी से लिया। और जब उन्होंने पूरे फाइल को पढ़ा तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया कि इस मामले की जांच में जो तत्कालीन पुलिस टीम थी उसने लापरवाही बरती है। अब पुलिस ने और मिस्टर गुड़िया की अगुवाई में नए सिरे से इस मामले की
तफ्तीश जो है वो शुरू की गई और सलमा को जानने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो उसके घर परिवार के लोग हों, उसके दोस्त यार हों, कलीग्स हों, मिलने जुलने वाले लोग हों, सबसे पुलिस ने पूछताछ करने की शुरुआत की। पुलिस जब ये सारी बातें पता कर रही थी तो उसको कुछ एक ऐसे पॉइंटर्स पता चले, कुछ एक ऐसी बातें पता चली जो थोड़ी मिस्टीरियस थी। एक बात तो यही पता चली कि सलमा जो है वो अपने घर से निकली और कहीं मुंबई चली गई और वहीं सेटल हो गई। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कोई लड़की अगर अपने करियर परसू करने के लिए घर से बाहर कहीं जाती है तो वो इस तरह से खुफिया तरीके से, गुपचुप तरीके से क्यों जाएगी? सबको बता कर जाएगी, कोई गलत काम तो कर नहीं रही है। तो ये जो थ्योरी थी उसकी शहर से बाहर मुंबई जाकर सेटल हो जाने की, उस थ्योरी ने दम तोड़ दिया। फिर एक और बात ये बताई गई कि सलमा सुल्ताना जो है किसी लड़के के साथ अफेयर में थी और उस अफेयर की वजह से उसने जो है चुपचाप अपने पार्टनर के साथ जाकर शादी कर ली और कहीं अपनी ज़िंदगी वो गुजार रही है। ये भी अपने आप में एक अजीब बात है। 24 साल की एक लड़की जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, करियर ओरिएंटेड हो, वो किसी के साथ गुमनाम तरीके से शादी कर ले और किसी को पता ही ना चले, 5 साल गुजर जाए, घर वाले ढूंढते रहें। ये थ्योरी भी बहुत ज़्यादा गले से नीचे उतरने वाली नहीं थी। तो पुलिस लेकिन इन थ्योरीज़ को एक्सप्लोर करती रही, इनके बारे में पता करती रही। इस बीच जो एक और अहम बात पुलिस को पता चली वो ये कि सलमा ने कोरबा शहर में ही एक बैंक से लाखों रुपए का लोन ले रखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि लोन के ये पैसे खुद सलमा रीपे नहीं कर रही थी, बल्कि सलमा की तरफ से एक लड़का वो सारे पैसे बैंक को रीपे कर रहा था, चुका रहा था। ये लड़का एक जिम का ओनर है जिसके साथ सलमा की कथित तौर पर दोस्ती या आप कहें कि नज़दीकियों की बात कही जाती रही है। लेकिन जब से सलमा गायब हुई है तब से बैंक को रुपए लौटाने का जो सिलसिला वो लड़का कर रहा था, उसने उस सिलसिले को बंद कर दिया है। बैंक वालों का ये कहना है कि वो अब जब उस लड़के के पास जाते हैं तो लड़का जो है उनसे बदतमीज़ी करता है और एक तरह से बैड डेट जिसे हम कहते हैं, ऐसा ऋण जो वापस नहीं हो, बैंक ने उसे उस खाते में डाल रखा है। तो सलमा के लिए ये रुपए जो है वो लड़का क्यों चुकाता था और सलमा कहाँ चली गई? सलमा की गुमशुदगी या मौत जो भी कह लें, उसके बाद से उसने रुपए चुकाना बंद क्यों कर दिया? इस सवाल का जवाब भी फिलहाल किसी के पास नहीं है। अगर कोरबा की पुलिस ने, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने तब इस मामले की संजीदगी से जांच की होती तो शायद आज हम जवाबों के साथ आपसे मुखातिब होते, सवालों के साथ नहीं। लेकिन पुलिस जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है जिसे पूरे मामले की तफ्तीश करनी है, जब वो इस तरह से लापरवाही करती है तो शायद इसी तरह के सवाल उभरते हैं और सामने आते हैं। अब जब वहाँ के सिटी एसपी इस मामले को नए सिरे से तफ्तीश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो उन्हें जो एक और अहम और इम्पॉर्टेंट जानकारी मिली है वो ये कि सलमा सुल्ताना की हत्या कर दी गई है और न सिर्फ हत्या कर दी गई है बल्कि उसकी लाश को कोरबा दर्री मार्ग पर एक जगह है, कोरबा दर्री या कोरबा कर्री, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ तो मुझे माफ़ करें। और जो लोग छत्तीसगढ़ से हैं और इस जगह का नाम एग्जैक्ट जानते हैं तो प्लीज़ वो मुझे करेक्ट भी करें, बड़ी कृपा होगी। तो खैर ये बताया गया कि सलमा सुल्ताना की लाश जो है हत्या करने के बाद कोरबा दर्री मार्ग पर दफना दी गई। अब सड़क के किनारे लाश दफनाया जाना ये अपने आप में एक अजीब बात है, लेकिन पुलिस को जब ये बात पता चली अपने सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से, तो पुलिस ने जो है कोरबा दर्री मार्ग पर सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की और कुछ एक जगहों पर एसपी सिटी रॉबिन्सन गुड़िया की अगुवाई में पुलिस की टीम ने जाकर जेसीबी लेकर सलमा सुल्ताना की लाश ढूंढने की कोशिश की। मगर आपको जानकर अफसोस होगा कि पुलिस की ये कोशिश जो है वो बेकार चली गई और कोरबा दर्री मार्ग के किनारे जहाँ पर खुदाई हुई वहाँ से कोई लाश बरामद नहीं हो सकी। लेकिन कोरबा की पुलिस जो इस मामले की जांच अब कर रही है उसने इस मामले में अभी हार नहीं मानी है और एसपी सिटी रॉबिन्सन गुड़िया जो हैं उन्होंने अब लाश की तलाश के लिए 3D स्कैनिंग टेक्निक की मदद लेने का फैसला किया है। उन्होंने रायपुर में भू विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से 3D स्कैनिंग की जो मशीन होती है वो बोरो करने की बात कही है, वो मांगने की बात कही है और उन्हें उम्मीद है कि 3D स्कैनिंग मशीन से जो भी इलाका शक के दायरे में है उस जगह पर अगर वो उस लाश को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो अगर वो लाश उस इलाके में आज से 5 साल पहले हत्या करके दफनाई गई होगी तो शायद वो लाश ज़मीन के नीचे से बाहर निकल आए। यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस कोरबा दर्री मार्ग पर लाश दफनाए जाने की बात कही जा रही है,
5 साल पहले से लेकर अब तक उस इलाके की भौगोलिक संरचना यानी जो जियोग्राफिकल या टोपोग्राफिकल पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। उसकी वजह यह है कि पहले ये कोरबा दर्री मार्ग जो है वो सिंगल रोड हुआ करता था और कच्ची सड़क होती थी। अब वहाँ 4 लेन कंक्रीट की सड़क बन चुकी है। ऐसे में अगर मान लीजिए जहाँ पर लाश दफनाई गई थी उसके ऊपर अगर कंक्रीट की सड़क बनी हुई है तो उसके नीचे से लाश खोद कर निकालना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो इस केस को सुलझाने में ढेर सारे इफ एंड बट हैं, लेकिन अगर 3D टेक्निक की मदद से, 3D स्कैनिंग टेक्निक की मदद से ये भी पता चल जाए कि कंक्रीट के सड़क के नीचे लाश दफन है तो पुलिस उसे भी खोद कर निकाल सकती है। कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, बशर्ते कि उस 3D स्कैनिंग मशीन से लाश के वहाँ दफन होने की बात पता चल जाए। तो खैर अभी हम ये कह सकते हैं कि इस मामले की तफ्तीश जो है वो पॉइंटेड नहीं है, बल्कि जो पॉइंट है, जो शक का केंद्र बिंदु है, उसके इर्द गिर्द इस मामले की तफ्तीश घूम रही है। लेकिन ये एक जिसे कहते हैं ना कि कॉपी बुक केस है फॉलोअप के लिए, तो मुझे लगा कि इस केस की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बतानी चाहिए। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आपको सलमा सुल्ताना की तस्वीरें और इस केस में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी तस्वीरें भी दिख रही होंगी, जिससे आप इस केस से जुड़ी जो भी बातें मैं अभी कह रहा हूँ उसे आप रिलेट भी कर पाएंगे। आई होप ये जानकारी, ये फॉलोअप आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छा तब होता जब हम आपको इसी फॉलोअप में ये बता पाते कि किस तरह से 5 साल बाद पुलिस ने उस केस को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बताने के लिए अभी फ़िलहाल हम सारे लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ा इंतज़ार मुझे बताने के लिए करना होगा और थोड़ा आप लोगों को सुनने के लिए करना होगा। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि पुलिस इस मामले को सुलझाने में कामयाब होगी। अगर सलमा की हत्या हुई है तो वो गुनहगार जो भी है उसे पुलिस सज़ा दिलाने में भी कामयाब होगी, ऐसी हम दुआ करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो पिछला फॉलोअप का एपिसोड है जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली के एक दरिंदे लड़के ने, एक शैतान ने 30 से ज़्यादा बच्चों के साथ उसकी हत्या की थी, बच्चों की हत्या की थी और हत्या करने के बाद उन बच्चों की लाशों के साथ वो बलात्कार करता था। तो एक नेक्रोफिलिक लड़के की कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी। उस मामले में आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं और अपनी राय जाहिर की है। तो फॉलोअप के उस एपिसोड में जो कमेंट आप लोगों ने किया था, तो आइए कुछ नाम और कमेंट आप लोगों का पढ़ता हूँ। ताहिर नहीं तरीम जनास इस तरह से कुछ आईडी है, मैं एग्जैक्टली नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, जब नाम और सरनेम एक तरह से जुड़े हुए होते हैं, क्लब्ड होते हैं, तो उसको अलग अलग करके पढ़ पाना हमेशा संभव नहीं हो पाता। तो नाम मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट अगेन उन्होंने लिखा है पुअर जस्टिस वेरी सैड। असल में वो जो मामला था, जिस लड़के की मैं बात बता रहा हूँ जो छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं करके उनके साथ बलात्कार करता था, 30 से ज़्यादा कत्ल की बातें, वारदातें उस लड़के ने कबूल की थी और सिर्फ 3 मामलों में पुलिस तफ्तीश करके चार्जशीट दाखिल कर सकी और उसमें भी एक मामले में उसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, फांसी की सज़ा उसे फिर भी नहीं हुई। तो इसी पर लोग जो है वो हैरान हैं। उन्हें यह हैरानी इस बात की है कि जब इतने भयानक इंसान को, जो इतना भयानक गुनाह करे, उसे भी जब फांसी नहीं होगी तो किस मामले में फांसी होगी, ये लोगों का कहना है। द रियल एक्सपीरियंस के नाम से एक आईडी है, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी है। हिन कुमारी, इन्होंने लिखा है कि जेल में अगर किसी को रख दिया जाए फांसी की सज़ा देने की जगह तो वो फ्री की रोटी तोड़ने लगता है। वही बात इनके साथ भी है। मोहन लाल कटारिया जी का भी कमेंट आया है, बहुत स्वागत है आपका। अंकित व्लॉग्स हैं। राम प्रवेश पांडे जी, उन्होंने लिखा है कि चूंकि इस तरह के गुनहगारों को सज़ा नहीं होती, कड़ी सज़ा नहीं होती, इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरहरी मोरे साहब का भी कमेंट आया हुआ है, उन्होंने भी अपनी बात लिखी है। मैं आपको अपनी एक और बात बताऊँ, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हमारे देश में इतने स्वनामधन्य जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जिनके ज्ञान, मेधा, उनकी समझ की तारीफ़ होती है। आप अदालत में जाते हैं तो हाथ जोड़कर मिलॉर्ड बोलकर खड़े रहते हैं। देश में कानून मंत्री भी हैं जिनकी जिम्मेदारी है पूरे कानून व्यवस्था को, मतलब कानून से रिलेटेड चीज़ों को, लॉ को स्पीड अप करने की, जस्टिस को स्पीड अप करने की। पता नहीं इतने बड़े बड़े विद्वान लोग क्यों हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर पाते। इस बात पर मैं बड़ा हैरान होता हूँ। शायद मेरी जानकारी या ज्ञान में कमी होगी, लेकिन मैं हैरान तो हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को भी ये बातें हैरान करती होंगी। प्रदीप भांबू जी का भी कमेंट आया है। होम टीवी के नाम से एक आईडी, उन्होंने कमेंट किया है। नरहरी मोरे जी का मैंने जिक्र कर ही दिया। ओम शांति के नाम से एक आईडी है। ललित किंडो जी ने भी, ललिता किंडो जी ने भी अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के गुनहगारों को फांसी देनी चाहिए।
किंडो जी, मैं आपके सरनेम से गेस कर रहा हूँ कि आपका ताल्लुक झारखंड या छत्तीसगढ़ जैसी किसी जगह से हो सकता है, क्योंकि मैं भी झारखंड से ही हूँ, तो वहाँ के ट्राइबल लोगों में ये सरनेम होता है। मैं जब बचपन में वहाँ था, स्कूल में पढ़ता था, तो किंडो और कीड़ो, टोप्पो, इस तरह के तमाम जो आदिवासी लोगों के सरनेम हैं, वो उस तरह के सरनेम वाले मेरे तमाम दोस्त थे, तो मैं उन अच्छे दिनों को याद करता हूँ। मुझे अच्छा लगा आपने कमेंट किया। रोमी डेविड जी का भी कमेंट आया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। रोहित गौतम जी का कमेंट है। होसाना जी रेगुलर कमेंट करती हैं, थैंक यू वेरी मच। द रोहिणी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है। सोही जट के नाम से आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। पिंकी कटारिया जी, भरत चौहान जी, कल संघष्टी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया। अजरा अकरम जी रेगुलर कमेंट करती हैं। मनीष कुमार मांडवी जी और रीना शर्मा जी, और इसके अलावा संतोष गुश्ता जी। तो खैर, ज़्यादातर लोगों ने जो कमेंट किया है उसमें इस बात पर बहुत ही क्षोभ का और दुख का उन्होंने इजहार किया है कि एक इतना ख़तरनाक किलर जिसने 30 से ज़्यादा बच्चों की हत्याएं की, उसे सिर्फ आजीवन कारावास की सज़ा हुई, उसे फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया गया, और 30 में से भी सिर्फ 3 ही मामले पुलिस क्रैक कर पाई, चार्जशीट उसमें दाखिल कर पाई। इस बात पर भी लोग हैरान और दुखी हैं। तो खैर, हम अपने अपने लेवल पर इन चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाते रहेंगे, और अगले हफ्ते, अगले वीकेंड में मैं फिर क्राइम तक पर फॉलोअप के किसी और एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे और हमारे साथी सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।